इन्वेस्टिंग की दुनिया में आपने एक शब्द काफी बार सुना होगा, आईपीओ। आईपीओ का पूरा मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर मार्केट में बेचती है ताकि पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट हो उससे बिजनेस को एक्सपेंड कर सके या डेवलप कर सके। आईपीओ के जरिए एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है। मान लो जैसे दो दोस्त हैं, उन्होंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, बिजनेस ठीक ठीक चलने लगा और अब उन्हें लगा कि कोई नई फैक्ट्री डालनी चाहिए या ब्रांच खोलनी चाहिए और बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने सोचे क्यों ना अपनी कंपनी के शेयर बेचकर नए लोगों को पार्टनर बनाएं और उनसे जो पैसा आएगा उससे हम बिजनेस एक्सपेंड कर लेंगे। अब वो अपने धंधे का आईपीओ लाते हैं और लोग शेयर खरीदते हैं, उनसे जो पैसा कलेक्ट होता है उससे वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। ये तो हो गई वो स्टोरी जो यूट्यूब पर हर ट्रेडर या इन्वेस्टर आपको बताता है। आज हम पूरा उधेड़ के देखते हैं कि आईपीओ होता क्या है और इस स्टोरी में कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए एक आईपीओ को अप्लाई करते टाइम। पहला पॉइंट ये आता है कि क्या जरूरी है जो पैसा आईपीओ से कलेक्ट हुआ है वो कंपनी में ही यूज हो? तो इसका उत्तर होगा नहीं भाई, कोई जरूरी नहीं है कि जो पैसा तुमसे कलेक्ट हुआ है वो कंपनी में ही यूज हो। वो डिपेंड करता है कि आईपीओ क्या है। अगर आईपीओ में दो टर्म हो सकते हैं, एक ओएफएस, दूसरा फ्रेश इशू। आईपीओ मान लो जैसे पूरा फ्रेश इशू है तो उससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो सारा कंपनी में ही यूज होगा। लेकिन अगर कोई आईपीओ ओएफएस है, ओएफएस फॉर सेल, तो उसका मतलब ये होता है कि आज तक भी कंपनी के कोई ना कोई तो मालिक थे, वो मालिक अपना हिस्सा बेच रहे हैं और तुमसे जो पैसा आएगा वो अपने घर लेके जाएंगे, कंपनी में कोई नया पैसा नहीं आएगा। लेकिन ज्यादातर आईपीओ में ये होता है कि कुछ अमाउंट ओएफएस का होता है और कुछ फ्रेश इश्यू का। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक बात सोचनी चाहिए कि इस आईपीओ में जो पैसा रेज होगा वो जाएगा कहाँ पे, ओएफएस है या फ्रेश इश्यू। अब दूसरी बात नोटिस करने वाली ये है कि जब किसी को बिजनेस एक्सपेंड करना है तो वो लोन भी तो ले सकती है या किसी एक बड़े इन्वेस्टर से सारा पैसा ले ले। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आती है कंपनी को। जैसे अगर मैं लोन लेता हूँ तो आज नहीं कल लोन तो रीपेमेंट करना पड़ेगा और तब तक मैं उस पैसे को यूज कर रहा हूँ तब तक मुझे उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अगर मैं किसी दूसरे इन्वेस्टर से एक साथ बड़ा पैसा लेता हूँ तो वो जब उसने इतना बड़ा पैसा लगाया है तो बिजनेस के कोई भी डिसीजन हो उनमें इंटरफेयर करेगा। इस चीज का सॉल्यूशन है शेयर, कि शेयर जब हम बाई करते हैं तो हमारे पास कोई राइट नहीं होता कि हम कंपनी के बिजनेस में इंटरफेयर करें। हम खाली वोटिंग कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे जो कंपनी को चलाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि शेयर से जो पैसा कलेक्ट होता है आईपीओ के थ्रू, वो पैसा कंपनी को कभी भी वापस करना ही नहीं होता, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो। आपको उस शेयर पे कंपनी अगर बढ़िया कमाती है तो डिविडेंड जरूर दे सकती है, लेकिन वो पैसा कभी आपको वापस नहीं होगा। तब ये मत सोचना कि मैं तो मेरे शेयर कभी भी बेच सकता हूँ। जैसे मैं ग्रो चलाता हूँ, मैंने फोन खोला, सेल पे दबाया, मेरा शेयर बिक गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर वापस उसी कंपनी ने खरीदा है। वो शेयर खरीदा होता है आप जैसे किसी दूसरे ट्रेडर ने। इसीलिए शेयर मार्केट को सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट कि क्या सारा पैसा हम जैसी रिटेल पब्लिक का ही लगता है आईपीओ में? तो इसका जवाब भी होगा नहीं भाई। जैसे गवर्नमेंट जॉब में कैटेगरी आती हैं क्लास के बेसिस पे कि जनरल कितनी सीटें हैं, ओबीसी कितनी, एससी एसटी कितनी, ऐसे आईपीओ में भी कैटेगरी आती है। जैसे हर आईपीओ में 50% रिजर्व होता है क्यूआईबी के लिए। क्यूआईबी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। 15% रिजर्व होता है एनआईआई के लिए। एनआईआई मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 35% होता है
RII के लिए, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे हम जैसे लोग। अब समझने की बात यह है कि QIB क्या होते हैं। QIB वो लोग होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड कंपनियां हो गई, LIC हो गई, या इंश्योरेंस कंपनी, जो बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। NII वो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब वो लोग जो एक IPO में 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा आ गया रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब हमारे जैसे लोग जो 1 या 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं। अब कईयों को ये लगता है कि अगर मैं किसी IPO में पहले अप्लाई करता हूँ तो मुझे अलॉटमेंट के ज्यादा चांस है। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई IPO आता है तो उसमें RII जो कैटेगरी होती है, इसका अलॉटमेंट होता है लॉटरी बेस पे। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जिसने पहले अप्लाई किया उसे पहले ही मिले, जिसने बाद में किया उसे ना मिले। हो सकता है कि लास्ट वाले को मिल गया, पहले वाले को नहीं मिला। अब चौथा पॉइंट आता है कि अगर इतना ही आसान है कि मुझे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो मैंने मेरे शेयर मार्केट में लॉन्च किए, IPO से पैसा कलेक्ट किया और बिजनेस को बड़ा कर लिया, तो हर कोई अपना IPO क्यों नहीं डालता। ये प्रोसेस जितना आसान पढ़ने में लगता है उतना आसान है नहीं। इसके लिए आपको बहुत सी टर्म्स एंड कंडीशन है जो फुलफिल करनी होती हैं। जैसे जब कोई कंपनी अपना IPO लाती है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मिनिमम 25 करोड़ तो होना ही चाहिए, और मिनिमम इश्यू साइज 10 करोड़ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि उसको लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो सेबी के पास जाती है और एप्लीकेशन लगाती है कि हाँ हमें IPO लेके आना है। उसके बाद सेबी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, उसके बाद अप्रूव किया जाता है। और ये 2-3 रूल्स के एग्जाम्पल दिए हैं मेन मेन के। ऐसे एक पूरा एक्ट है सेट ऑफ रूल्स, वो सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं उसके बाद तुम IPO ला सकते हो। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आया होगा कि जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, ये तो लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स हैं, लेकिन फिर भी इनके IPO आए थे, इनके शेयर आज मार्केट में ट्रेड भी होते हैं। तो उसका सिंपल सा उत्तर ये है कि 2018 में सेबी ने एक नया रेगुलेशन लेके आया था। उसमें ये एक एग्जेम्पशन था कि अगर ग्रोथ पोटेंशियल वाले नए स्टार्टअप्स हैं, वो अपना 75% अलॉटमेंट QIB को देते हैं तो वो IPO ला सकते हैं। अब हमारे मन में आता होगा कि चलो मान लो सेबी ने भी अप्रूव कर दिया, उसके बाद तो IPO आ ही जाएगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि IPO आ ही जाएगा। जैसे कोई IPO आया, एप्लीकेशन लगना स्टार्ट भी हो गई, लेकिन ये जो QIB कैटेगरी है, इसमें जितनी टोटल एप्लीकेशंस कंपनी ने मांगी हैं उसकी 90% नहीं आती हैं तो वो IPO कैंसिल करना पड़ता है। उसका एक रीजन भी है कि इनका सबसे मोटा पैसा लगता है, तो ये कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि कंपनी जितनी वैल्यूएशन मांग रही है वो जायज है कि नहीं है। और अगर इनका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होता, इसका सीधा सा मतलब निकल के ये आता है कि कंपनी ने अपनी इंफॉर्मेशन ठीक ठीक नहीं दी होंगी, या कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो इनको पता है, इसीलिए उस IPO को कैंसिल कर दिया जाता है और जो पैसा अब तक एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी के पास आया है वो सारा वापस करना पड़ता है। अब इतनी नेगेटिव बातें डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि IPO के फायदे क्या क्या हैं। IPO जैसे मान लो कोई IPO फ्रेश इश्यू है तो मतलब सारा पैसा कंपनी में लगेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उसके पार्टनर बन जाते हो। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप पे कितने शेयर हैं। थोड़े शेयर मतलब आप बहुत थोड़े हिस्से के मालिक हो, ज्यादा शेयर मतलब आप उतने ज्यादा हिस्से के मालिक हो। अगर कल को कंपनी ग्रोथ करती है तो आप भी तो उसके मालिक हो, तो आपका हिस्सा भी बढ़ रहा होता है। दूसरा, अगर कंपनी बढ़िया कमाती है तो वो फ्यूचर में डिविडेंड देती है। डिविडेंड मतलब लाभांश, लाभ का कोई अंश। तो आप शेयर होल्डर हो तो आपको भी डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि आप भी कंपनी के मालिक हो।